बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। ठीक है, इस वजह से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बायोलॉजी एफएससी प्री मेडिकल। ठीक है, अब बेसिकली एफएससी हम कहते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस को। मैंने लिखा हुआ है प्री मेडिकल, यानी कि वो वाले स्टूडेंट्स जो डॉक्टरी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको फिर ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये सारा कुछ वही है जो हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। बेशक इसका बहुत सारा कंटेंट वही है जो मैट्रिक में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर होते हैं तकरीबन वो 14 हैं। तो 14 चैप्टर्स जब हमने यहाँ पे पढ़ने हैं तो डेफिनेटली सिलेबस बहुत लेंथी होने वाला है, चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा डिटेल के अंदर मौजूद होंगी। तो इस वजह से यहाँ फर्स्ट ईयर के अंदर आके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सारी वही चीज़ें हैं जो 9th क्लास में पढ़ी थी कि बायो क्या होती है, ऑर्गेनिज़म जो है वो किस तरह से वजूद में आता है, वो सारी चीज़ें वही हमने बाद में डिस्कस की हुई हैं। लेकिन दोबारा एक दफ़ा आपको मैं डिस्क्राइब करता जाता हूँ। तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले कि बायोलॉजी किसको कहते हैं, कुछ दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसको बयान करना ज़रूरी है ताकि हम इसको समझ सकें। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है साइंस। साइंस किसको कहते हैं? बेसिकली साइंस एक स्टडी है इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन। दो काम किए जाते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशंस करने का क्या मुराद है? गौर व फिक्र करना। जिसको अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र की सलाहियत दी है वो इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर व फिक्र कर सकता है। जैसे वो आपने एग्जांपल देखी हुई है न्यूटन वाली के, सेब नीचे गिरा तो बजाय उसने खाने के उस पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि वाई इट फेल डाउन, नीचे क्यों गिरा सेब। उसने रीज़न बिहाइंड द रीज़न जो है ना वो सर्च की उसने। तो इसी तरह से जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या जो बायोलॉजी का मुताला करते हैं वो पहले ये उनके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशंस कर सकें। टू बिकम अ साइंटिस्ट एक इंसान ऑब्जर्वेशंस करता है, चीज़ों को गौर फिक्र में लाता है, उसका मुशाहिदा करता है, और जब ये काम कर लेता है फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर, ये समझने के लिए कि नेचर किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, नेचर किसको कहते हैं? लफ्ज़ी मानी इसका कुदरत भी हम कहते हैं। तो एनीथिंग अराउंड अस दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, हमारे आसपास हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है, इंसानों ने नहीं बनाई, वो सब क्या कहलाती है? नेचर कहलाती है। या फिर एनी इवेंट नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमन, या हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है इंसान अगर उसको करवाने में मुलव्वस नहीं है तो वो भी हमारे पास नेचर का ही फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ अब क्योंकि इंसानों ने नहीं बनाई, अल्लाह ताला की ये एक तख्लीक है, तो अर्थ नेचर में आ जाता है। अब ज़मीन के अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ़ फैक्टर्स भी हो रहे हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, बारिश हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, यहाँ पे वोल्केनोज जो हैं वो इरप्ट हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स, मुख्तलिफ़ फिनोमिना हो रहे हैं, वो इंसान नहीं करवा रहे, तो वो सारे के सारे नेचर हैं। तो नेचर यानी कि कुदरत, कुदरत किस तरह से काम करती है जानते हैं हम कि अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन को, कायनात को बनाया, तख्लीक किया, इसमें मुख्तलिफ़ फिनोमिना हो रहे हैं। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ही फरमाता है कि मैंने अक्ल वालों के लिए इस दुनिया में निशानदही रखी है। अक्ल वालों से क्या मुराद है? जो लोग ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब बायोलॉजी की तरफ आ जाएँ। तो बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम ये बात करेंगे कि बायोलॉजिस्ट, अब बायोलॉजिस्ट वो इंसान है जो ये काम कर सकता है, ऑब्जर्वेशंस भी करेगा, एक्सपेरिमेंट भी करेगा। द पर्सन हु स्टडी बायोलॉजी, जिसने बायोलॉजी को स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि साइंस के अंदर बहुत सारे आगे मेजर डिसिप्लिन आ जाते हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथ्स है, सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सारों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कायनात के मुख्तलिफ़ फिनोमेना को समझ सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को समझना है तो उसके लिए फिर हमें बायोलॉजी का मुताला करना पड़ेगा, जो करेगा उसको बायोलॉजिस्ट कहेंगे। बायोलॉजी क्या है? अब ये शुरू से आप पढ़ते आए हैं, बायोलॉजी किसको कहते हैं? दो लफ्ज़, एटमोलॉजी देखें, दो लफ्ज़ का मजमुआ है, बायो और लॉजी। लॉजी का मतलब होता है थाउट या फिर रीजनिंग, या फिर सिंपल हम स्टडी भी कह सकते हैं, सोच विचार करना किसी चीज़ पे, उसके बारे में समझना या उसको स्टडी मुताला करना। बायो का क्या मतलब है? लाइफ।
तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। बट यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है द बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जानदारों को मुताला करती है, एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट अफेक्ट लिविंग बींग्स। इसी के साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी मुताला करती है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानदार अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। लाइक वाटर हमें चाहिए, हमें एयर चाहिए, सॉइल हमें चाहिए। प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, जर्मिनेट कैसे करेंगे अगर वहाँ पे सॉइल ही नहीं होगी, ठीक है। उसको हवा से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, वो कैसे ग्रो करेंगे, नहीं कर सकते। इंसान वो भी नहीं सर्वाइव कर सकते। तो बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों को तो मुताला करते हैं। जैसे अगर एक इंसान की बात करें तो ये इंसान किस तरह से काम करता है सारा मुताला करेंगे, साथ साथ जो नॉन लिविंग फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो भी हम स्टडी करते हैं उसमें, ठीक है। ये इसी तरह से है, अगर मैं कहूँ कि एक इंसान से मैं क्वेश्चन करूँ कि एसी अब एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको पता है हमारा सर्वाइव करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस तरह का आज के हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अब एसी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो क्या हम बायोलॉजी के अंदर एसी को भी डिस्कस करेंगे? सामने वाला कहेगा कि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं रीज़न पूछूंगा, वो बताएगा कि एसी के बगैर जानदार एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिसके बगैर जानदार एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसमें हमारे पास पानी है, मिट्टी है, हवा है, ये 3 नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं और ये क्या कहलाती है? बायोलॉजी, द ब्रांच दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जो स्टडी करता है उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ हदूद हैं, ये हमें हर एक सवाल का जवाब प्रोवाइड नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का मकसद क्या है, मायने क्या है? वाई देयर इज़ अ लाइफ? ज़िंदगी है क्यों? अगर इंसान इसको सोचने बैठ जाए तो वो इसका आंसर नहीं कर सकता, या यूँ कहें जो बायोलॉजिस्ट है वो नहीं बता सकता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ठीक है, नॉट टेल अस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर लेफ्ट टू द फिलोसफर्स एंड थियोलॉजियंस, ये उन लोगों को डिलीवर कर दिए जाते हैं जो फिलोसफर्स हैं, जो अपनी सोच विचार या अक्ल को इस्तेमाल करते हुए जवाब देते हैं, या जो थियोलॉजियंस हैं। थियोलॉजियंस क्या होता है? बेसिकली जो थियो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है गॉड, ठीक है, और स्टडी ऑफ गॉड इज़ कॉल्ड थियोलॉजी, ठीक है, और जो इसको स्टडी करता है उसको हम थियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। सिंपल आसान लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि जो रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर जिसको कहते हैं, वो इसका जवाब दे सकते हैं व्हाई देयर इज़ अ लाइफ। बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि बायोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो ये चीज़ समझेगा कि जानदार कैसे काम करते हैं, ठीक है। ज़िंदगी के बारे में वो जानने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। इसका जवाब हमें मजहबी स्कॉलर्स या फ़िलासफ़र्स देंगे। मजहबी स्कॉलर्स हमें बता सकते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हम किसी से भी पूछें तो हमें इसका आंसर मिल सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बयान फरमाया हुआ है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पे इंसान को क्यों भेजा। मजहबी स्कॉलर बता सकता है व्हाई देयर इज़ अ लाइफ, लेकिन बायोलॉजिस्ट नहीं बता सकता। बायोलॉजिस्ट हमें क्या चीज़ बताएगा कि हाउ द लाइफ वर्क्स, ज़िंदगी काम किस तरह से करती है, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा ज़िंदगी क्यों है, वो ये बताएगा कि ज़िंदगी काम किस तरह से करती है। एक जानदार है, इंसान कैसे ग्रो करता है, इंसान पैदा कैसे होता है, चलता कैसे है, खुराक खाता है तो उसमें से एनर्जी कैसे हासिल करता है। ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजिस्ट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे फिर लाइफ है। बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा था कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो लाइफ किसको कहते हैं? लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। दोनों को, जानदारों को और गैर जानदारों को, दोनों को अलग करने के लिए, उनका फ़र्क वाज़े करने के लिए हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने कुछ खुसूसियात बता दी
उसको अगर हम अपने जहन में रख के किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज़म है या मतलब ये जो चीज़ है ये जानदार है या गैर जानदार है। तो उसमें पहली हमारे पास कौन सी है? द ऑर्गेनिज़म्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनिज़म्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तरतीब शुदा होते हैं। ठीक है, देखें अब क्लास में आप बैठे होते हैं, क्लास में मुख्तलिफ चेयर्स पड़ी होती हैं, एक वुडन चेयर पड़ी हुई है, इसके 4 सपोर्टिव लेग्स हैं। आप उसके डिज़ाइन को, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप 4 की बजाय उसमें 6 सपोर्टिंग लेग्स बना सकते हैं, उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो 2 पे या 3 पे स्टे कर जाए। ठीक है, आर्ट है ये, एक मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट है। तो ये एक तरतीब शुदा नहीं है, बट जो जानदार हैं वो तरतीब शुदा हैं। जैसे अगर देखें हमारे ये 2 कान लगे हुए हैं, इस कान को यहाँ से उतार के हम यहाँ पे लगा दें तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑर्गेनिज़म सही से काम भी नहीं कर सकता, देखने में भी बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, एक आँख यहाँ से निकाल के इधर लगा दें, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने तख्लीक की है बड़े ही डिफ़ाइन तरीक़ेकार के अंदर, जानदार को जो बनाया है, हर जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनिज़म्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, उसमें हमें किसी भी किस्म की बेतरतीबी देखने को नहीं मिलेगी, किसी किस्म का नुक्स देखने को नहीं मिलेगा। दे आर कम्प्लेक्स एंटिटीज़, कम्प्लेक्स पेचीदा एंटिटीज़ चीज़ों को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ें हैं। अब अगर मैं पानी की बात करूँ, पानी का फार्मूला क्या है? H2O। तो टोटल 3 एटम्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। ये वाटर जो है ये एक सिंपल थिंग है, लेकिन अगर जानदार की बात करें तो जानदार के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट, अगर हम वायरस की भी बात कर लें, वायरस को छोड़ें, आप बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया हमें अपनी नेकेड आई से नज़र भी नहीं आते। तो बैक्टीरिया इतना छोटा है, इतना सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद वो ऑर्गेनाइज्ड भी है और कम्प्लेक्स्ड भी है। आप अगर उसको स्टडी करने बैठें तो आपको बहुत लाइफ का एक हिस्सा लग जाता है बैक्टीरिया को स्टडी करने में कि वो किस तरह से सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, इन्फेक्शन किस तरह से काज करता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। उसके बाद कंपोस्ट ऑफ 1 और मोर सेल, ये एक या एक से ज़्यादा सेल पे बने हुए हैं। आपको पता है जो एक ऑर्गेनिज़म 1 सेल पे मुश्तमिल होता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, जो ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। एक्वायर एंड यूज़ केमिकल एनर्जी, एक्वायर का मतलब है हासिल करना, जैसे कि प्लांट्स हासिल करते हैं सनलाइट को और उसको चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज में केमिकल एनर्जी होती है, और उसको फिर इस्तेमाल भी करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी भी हासिल करते हैं। तो ये काम सिर्फ जानदार कर सकते हैं। कैरी एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जिसको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो जानदार मेटाबॉलिज्म करते भी हैं, कंट्रोल भी करते हैं। नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़िंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो करते तो हैं लेकिन कंट्रोल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन अगर ये कंट्रोल्ड होती है, अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाए, ये बहुत ज़्यादा कम ब्रेकडाउन हो, तो दोनों सूरतों में बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो तो बॉडी में कंडीशन हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज तोड़ेंगे तो इस्तेमाल हो जाएगी, नहीं तोड़ेंगे कम टूटेगी, उसकी ब्रेकडाउन कम होगी तो उसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। शुगर ज़्यादा बॉडी में जब जमा हो जाएगी तो उसको हम फिर हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ज़्यादा शुगर हो जाएगी बॉडी के अंदर। मेंटेन इंटरनल कंडीशंस, ये आपने 10th क्लास में भी देखा था कि इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 है, हम बाहर से जो मर्जी कंज्यूम कर लें, यूरिनेशन के थ्रू हमने अपनी डिफरेंट बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना होता है, एक्सेस वाटर को निकाल देना होता है, एक जैसे नहीं रहते। कैन ग्रो इन साइज, ग्रोथ कर सकते हैं। कैरी जेनेटिक प्रोग्राम, जीन्स उनके पास मौजूद होती हैं। जेनेटिक प्रोग्राम का मतलब क्या है? जीन्स, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन जैसे होते हैं, हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स उनके अंदर सेम होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ उनके पास जीन्स मौजूद होती हैं। जो जीन्स होती है बेसिकली उसी की वजह से वो डिफरेंट उनके जो सेल हैं वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। कैन रिप्रोड्यूस, अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ही जैसे औलाद प्रोड्यूस कर सकते हैं। गैर जानदार नॉन लिविंग थिंग्स ये काम नहीं कर सकते, जबकि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ खुसूसियात थी, ठीक है, जिसको अगर हम देखें
तो बता सकते हैं कि वो जो थिंग है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। अब इसमें से आपने क्या याद करना है, लाइफ हमारे पास डेफिनेशन है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ से हमारे पास बायोलॉजिस्ट किसको कहते हैं और बायोलॉजी किसको कहते हैं, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। बड़ा छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफली डिस्क्राइब किया। आगे जाके देखेंगे इसको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।